Welcome to Jharkhand Warrior. As you all know that we are preparing for Jharkhand Teachers Eligibility Test. तो हमारे पास यहाँ 2016 के कुछ पिछले क्वेश्चनायर हैं जिन्हें हम लोग आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप सभी ट्राई कीजिएगा अपना आंसर देने का। A short text is read aloud and then students visualize what the passage describes. मतलब एक शॉर्ट टेक्स्ट है, लिखा हुआ कुछ छोटा सा लिखा हुआ एक छंद है और उसको स्टूडेंट्स जो है सो जोर से पढ़ते हैं देख करके, जो कि पैसेज डिस्क्राइब करना चाहते हैं। मतलब पैसेज में जो लिखा है वो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। देन दे टेल द टीचर अबाउट देयर विजुअलाइजेशन और ड्रॉ अ पिक्चर। द एक्टिविटी एसेसेस स्टूडेंट्स व्हाट, ठीक है। उस पैसेज को उस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद स्टूडेंट जो विजुअलाइज करते हैं और अपने विजुअलाइजेशन को एक पिक्चर के थ्रू ड्रॉ करते हैं या और टीचर को बताते हैं, ठीक है। ये जो एक्टिविटी है ये स्टूडेंट्स का क्या एक्सेस करता है, मतलब स्टूडेंट्स की कौन सी प्रतिभा को दर्शाता है, ठीक है। तो आप लोग ट्राई कीजिए क्या होगा आंसर। फर्स्ट है ऑप्शन जो है वो स्पीकिंग विथ क्लैरिटी, मतलब अच्छे से साफ शुद्धता से बोलना। सेकेंड है लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, सुनने की अच्छी क्षमता होना। थर्ड है एबिलिटी टू ड्रॉ वेल, अच्छे से ड्रॉ करने की एबिलिटी होना। और फोर्थ है एक्यूरेसी इन इंटरप्रिटेशन, अपने बात को बताने में, मतलब बात की स्पष्टता को की कितनी आपकी एक्यूरेसी है, कितना आप स्पष्ट तरीके से अपने बात को, अपने भाव को प्रकट कर पाते हैं वो। तो आप ट्राई कीजिए इसमें से कि सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में है रीड अलाउड देन स्टूडेंट्स विजुअलाइज व्हाट द पैसेज डिस्क्राइब्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो ये आपका लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, क्योंकि जब टीचर टेक्स्ट को जोर जोर से पढ़ते हैं तो स्टूडेंट्स ये कैसे जाने टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, सुन करके। तो ये आपके लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन को के बारे में बताता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रीडिंग एक्टिविटी वेयर स्टूडेंट्स फोकस ऑन phonemic sound, pronunciation and intonation can be used to assess। एक रीडिंग एक्टिविटी मतलब एक पठन क्रिया, पढ़ने की क्रिया, जहाँ पर स्टूडेंट्स फोकस करते हैं phonemic साउंड को, मतलब जो phonemic साउंड को, प्रोनाउंसिएशन को, मतलब बोलने का जो हम प्रोनाउंस करते हैं वो उच्चारण को, एंड इंटोनेशन को, मतलब हमारी बोली में जो उतार चढ़ाव आ रहा है उसको क्या एसेस करता है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर, ए है एनालिसिस, बी है लिटरेरी एप्रिसिएशन, थर्ड है रीडिंग एक्यूरेसी और इंटरफेरेंस, ठीक है। तो इसमें सही क्या होगा आप लोग ट्राई कीजिए। ये एक रीडिंग एक्टिविटी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, जहाँ पे कि फनेमिक साउंड, इंग्लिश में फनेमिक साउंड होते हैं। अगर आप लोगों ने पहले कभी फोनेटिक्स के बारे में जानकारी लिया है तो आपको इसके बारे में ज़रूर जानकारी होगी कि इंग्लिश में हर एक साउंड का अपना एक अलग प्रोनाउंसिएशन होता है, उन्हें ही हम फोनेमिक साउंड कहते हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन का मतलब उच्चारण, कि हम किसी शब्द को कैसे उच्चारण कर रहे हैं, और इंटोनेशन का मतलब हमारे बातचीत करने में या उस शब्द में उतार और चढ़ाव, ठीक है। इस चीज़ को इसको जानने के लिए हम मतलब ये जो प्रक्रिया है इसे किस तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। एनालिसिस है ये, या लिटरेरी एप्रिसिएशन है, या फिर आपका रीडिंग एक्यूरेसी है, या इंटरफेरेंस है। ये है आपका रीडिंग एक्यूरेसी, ठीक है। आप कितने अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है फोनेमिक साउंड की, प्रोनाउंसिएशन की एंड इंटोनेशन की, जो सीधा सीधा ये बता रहा है कि आप जो भी चीज़ को पढ़ रहे हैं, जिसको पढ़ा जा रहा है, रीडिंग एक्टिविटी यानी कि पढ़ने की क्रिया जिसमें कि साउंड इन्वॉल्व है, प्रोनाउंसिएशन इन्वॉल्व है, और इंटोनेशन यानी कि आपके बातचीत करने का उतार चढ़ाव इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है रीडिंग एक्यूरेसी, ओके। So let's go to the third one. The goal of grammar instruction is to enable students to carry out their communication purposes. This goal has 3 implications. Which one of the following is not one of them? ठीक है। तो सबसे पहले द गोल ऑफ ग्रामर इंस्ट्रक्शन। ग्रामर इंस्ट्रक्शन क्या है? ग्रामर इंस्ट्रक्शन से यहाँ कहने का मतलब है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में, जो अभी फिलहाल मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। टू इनेबल स्टूडेंट्स टू कैरी आउट देयर कम्युनिकेशन पर्पसेस, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि ग्रामर इंस्ट्रक्शन जो है वो स्टूडेंट्स के कम्युनिकेशन पर्पस को, जो हम लोग जिससे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का इस्तेमाल करके, ठीक है।
तो वो क्या है, दिस गोल, इसके जो है सो 3 इम्प्लीकेशंस है, मतलब इसके अनदर इस ग्रामर ट्रांसलेशन का जो ग्रामर इंस्ट्रक्शन से जो हम लोग बातचीत करते हैं, जो हम लोग अप्लाई करते हैं ग्रामर इंस्ट्रक्शन को अपने बातचीत ये कम्युनिकेशन के दौरान, तो उसके 3 पार्ट हैं जो कि इसमें सही दिए गए हैं और एक है जो कि गलत है। अब सबसे पहले जानिए ग्रामर इंस्ट्रक्शन होता क्या है। तो ग्रामर इंस्ट्रक्शन जो है वो ग्रामर ट्रांसलेशन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम स्टूडेंट्स को या फिर किसी से भी अपनी बात कहने के लिए 2 लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। पहला तो वो जिस लैंग्वेज में हमें उन्हें वो बात बतानी है, और दूसरा वो जिस लैंग्वेज के थ्रू हम उन्हें वो बात बताते हैं। जैसे अभी मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश में बात नहीं करके हिंदी में आप लोगों को समझा रही हूँ। दिस इज कॉल्ड ग्रामर ट्रांसलेशन और ग्रामर इंस्ट्रक्शन मेथड, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं इसमें से क्या सही होना चाहिए। आप लोग भी ऑप्शन पे ध्यान देंगे। स्टूडेंट्स नीड ओवर्ट इंस्ट्रक्शन दैट कनेक्ट्स ग्रामर पॉइंट्स विथ लार्ज कम्युनिकेशन कंटेक्स्ट। स्टूडेंट्स शुड मास्टर एवरी एस्पेक्ट ऑफ ईच ग्रामर पॉइंट। Error correction is not always the instructor's first responsibility. Students should master only those aspects that are relevant to the immediate communication task. ठीक है, तो बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा। इसमें जो सही आंसर नहीं है, मतलब जो which is not one of them, तो ये तो पक्का है, क्योंकि ये जो है सो ग्रामर पॉइंट्स को कनेक्ट करता है लार्जर कम्युनिकेशन कंटेक्स्ट में। जैसे अगर अभी किसी को इंग्लिश बहुत अच्छे से नहीं आती हो तो मैं हिंदी में बता रही हूँ ताकि वो इसे समझ सकें, ठीक है। तो फर्स्ट तो बिल्कुल ही करेक्ट है। अब सेकंड क्या है, स्टूडेंट्स शुड मास्टर एवरी एस्पेक्ट ऑफ ईच ग्रामर पॉइंट। इसमें कह रहा है कि स्टूडेंट्स को ग्रामर इंस्ट्रक्शन मेथड जो है उसके थ्रू ये क्या काम करता है, ये किस में मदद करता है, तो ये मदद करता है स्टूडेंट्स को ग्रामर के हर एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझ लेने में, बिल्कुल ठीक है। थर्ड में देखते हैं क्या है, एरर करेक्शन इज नॉट ऑलवेज द इंस्ट्रक्टर्स फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ये जो मेथड है इसका इस्तेमाल एरर करेक्शन इंस्ट्रक्शन का फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसमें ये बता रहा है। तो ये भी है कि अगर हम आपको आपके लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं और अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो हम आपको डेफिनेटली बताएंगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, हिंदी में समझाएंगे कि हाँ ये नहीं ये होगा, ठीक है। तो ये तो है। अब थर्ड क्या है, स्टूडेंट्स शुड मास्टर ओनली दोज एस्पेक्ट्स दैट आर रिलेवेंट टू द इमीडिएट कम्युनिकेशन टास्क, ठीक है, ये भी सही है। तो इसमें जो गलत है वो है ये कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में हम लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रहता है, हम लोग का ये प्रायोरिटी नहीं रहता है कि स्टूडेंट्स का ग्रामर बिल्कुल सही ही हो जाए, ये हम लोगों का प्रायोरिटी नहीं रहता है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। लेट्स गो टू द फोर्थ क्वेश्चन। गो स्ट्रेट टू द स्टेशन, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड। इसमें स्ट्रेट जो है वो क्या है, वर्ब है, कंजंक्शन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, आप लोग बताइए क्या है। हाँ ये एडवर्ब है, ओके। लेट्स गो टू द फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट फिफ्थ, यही है ना, हाँ यहाँ तक हो गया, ठीक है। Read the sequence of sentences and select the correct option from the codes given. इसमें क्या है कि हमें सेंटेंस दिया गया है, एक सेंटेंस है जिसे कि पार्ट में तोड़ दिया गया है और आपको उसे कनेक्ट करके वापस से वो प्रीवियस वाला एक कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म करना है उसमें। तो फर्स्ट है एवरीवन नोज दैट, ठीक है, एवरीवन नोज दैट मतलब सब लोग जानते हैं। अब आगे क्या है, वो इन तीनों को आपको ऐसे अरेंज करना है कि ये कंप्लीट सेंटेंस बन जाए। टू गो टू द मार्केट, टू स्पीक मोर पोलाइटली एंड टेल हिम दैट ही आउट, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, इट इज़ डिफिकल्ट। अब इसमें देखिए किसी भी सेंटेंस में अगर यहाँ पे ये नहीं दिया होता तब तो ये बहुत इजी होता बनाना, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि टू से स्टार्ट कर नहीं सकते हैं, एंड से स्टार्ट कर नहीं सकते हैं, इट से स्टार्ट हो सकता है। बट अभी हमारे पास एक प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ हाफ ऑफ द सेंटेंस इज गिवन, हाफ ऑफ द सेंटेंस इज गिवन हेयर। सो एवरीवन नोज दैट, अब इसके आगे आप क्या लगाएंगे कि सही सेंटेंस हो जाएगा। टू गो टू द मैनेजर, सब लोग जानते हैं कि मैनेजर के पास जाना। टू स्पीक मोर पोलाइटली, अब हम इसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एवरीवन नोज दैट इट, पहले आप इसे बनाने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो आप पहले ऑप्शंस देखिए, क्या क्या ऑप्शंस है, जो आपको सही लग रहा है वो आप ऑप्शन से पिकअप कीजिए। PQRS, तो पी में क्या है, टू गो टू द मैनेजर, टू स्पीक मोर पोलाइटली एंड टेल हिम दैट। तो ये बोल रहा है मतलब ये ऐसे ही सेंटेंस यहाँ पर लिख दें, तो वो तो बिल्कुल ही करेक्ट नहीं होगा।
आप पढ़ के भी देख सकते हैं। अब क्या है QPSR, QPSR को हम लोग बिठाते हैं उस पर। एवरीवन नोज दैट टू स्पीक मोर पोलाइटली टू गो टू द मैनेजर, ये भी क्रॉस हो गया क्योंकि ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। अब थर्ड पे आते हैं SPRQ। तो एवरीवन नोज दैट S इट इज डिफिकल्ट, P टू गो टू द मैनेजर, R and tell him that he ought to speak more politely. Yes, this one is correct option. ठीक है, अब ये कैसे करेक्ट हो गया आपको समझा देते हैं। एवरीवन नोज दैट इट इज डिफिकल्ट, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। टू गो टू द मैनेजर सेकेंड हो गया, एंड टेल हिम दैट ही आउट थ्री हो गया, और ये हो गया फोर। अब इसका हिंदी ये है, सब लोग जानते हैं कि मैनेजर के, ये बहुत ही मुश्किल है कि मैनेजर के पास जाएं और उनसे पोलाइटली एंड टेल हिम दैट ही आउट टू, और उन्हें बताएं कि आपको बहुत ही पोलाइटली बात करना चाहिए। तो ये पूरा सेंटेंस था आपका, ठीक है। एवरीवन नोज दैट इट इज डिफिकल्ट टू गो टू द मैनेजर एंड टेल हिम दैट ही आउट टू स्पीक मोर पोलाइटली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। रीड द पैसेज। हाँ, ये एक पैसेज है, जो पैसेज अभी हम लोग पढ़ेंगे और आप लोग उसके आधार पर जो क्वेश्चंस होंगे उसका आंसर आप लोग देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो द पैसेज इज, एज हार्ट डिजीज continues to be the number one killer in the United States, researchers have become increasingly interested in identifying the potential risk factor that trigger heart attacks. High-fat diets and life in the fast lane have long been known to contribute to the high incidence of heart failure, but according to new studies, the list of risk factors may be significantly longer and quite surprising. Statistics reveal that heart attack rate increases, ठीक है, significantly for both females and males in the few days immediately preceding and following their birthdays. And unmarried men are more at risk for heart attacks than their married counterparts. ठीक है, ये हो गया पूरा पैसेज। इसका मीनिंग अभी आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, बट आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द पैसेज लाइन बाय लाइन। ओके, बट पैसेज में क्या होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है पैसेज सॉल्व करने की, वो मैं पहले ही बता देती हूँ कि पैसेज आप पढ़ लीजिए, ठीक है, बट अगर आपको पैसेज समझ में नहीं आता है तो इट्स ओके, आप पहले क्वेश्चंस पढ़िए। क्वेश्चंस पढ़ने से क्या होता है कि आप पिक कर पाइएगा कि आंसर क्या है। क्वेश्चंस पढ़ने पर आपको ये पता चलेगा कि हाँ, ये चीज़ मैंने पैसेज में यहाँ पर पढ़ा था, वहाँ पर पढ़ा था, तो आप फिर वापस वहाँ पर जा करके उसका सही आंसर चूज कर सकते हैं, ठीक है। बट उसके पहले फिलहाल मैं आपको पैसेज समझाने का कोशिश करती हूँ। एज हार्ट डिजीज कंटिन्यूज टू बी द नंबर वन किलर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आजकल हार्ट डिजीज बहुत ही जल्दी में फैल रहा है, और यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स की बात की गई है कि वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में जो नंबर वन किलर डिजीज़ है वो हार्ट डिजीज़ है, ठीक है। रिसर्चर्स हैव बिकम इंक्रीजिंगली इंटरेस्टेड इन आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल रिस्क फैक्टर दैट ट्रिगर हार्ट अटैक्स। अब जो रिसर्चर्स हैं वो अपना पूरा जान लगाए हुए हैं कि फाइंड आउट करने में कि हार्ट अटैक जो डिजीज़ है, इतनी स्पीड से जो ये फैल रहा है, हाँ, इतनी स्पीड से जो ये सबको हार्ट अटैक आ रहा है, इसका पोटेंशियल रिस्क फैक्टर क्या है जो हार्ट अटैक को ट्रिगर करता है, मतलब हार्ट अटैक आने का जो सबसे मेन रीजन है वो क्या हो सकता है। ये रिसर्चर्स रिसर्च कर रहे हैं, ओके। हाई फैट डाइट्स एंड लाइफ इन द फास्ट लेन हैव लॉन्ग बीन नोन टू कंट्रीब्यूट टू द हाई इंसिडेंट्स ऑफ हार्ट फेलियर। हाई फैट डाइट्स मतलब जो हाई फैट हम लोग डाइट लेते हैं, हाई फैट डाइट मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा वसा का चीज़ होता है। एंड लाइफ इन द फास्ट लेन का मतलब होता है कि हम लोग पहले तो खाना हम लोगों का बिगड़ गया कि हम लोग बहुत ही फैटी फूड खा रहे हैं, और फैटी फूड खाने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फास्ट लेन में जाने का मतलब है कि हम लोग फैटी फूड खा करके एक्सरसाइज नहीं करके गाड़ी मोटर पर सवारी कर रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग बीन नोन टू कंट्रीब्यूट टू द हाई इंसिडेंस ऑफ हार्ट फेल्योर, और ये एक बहुत बड़ा कारण है हार्ट फेल्योर होने का, ठीक है। But according to new studies, the list of risk factors may be significantly longer and quite surprising. लेकिन नए जो रिसर्च हो रहे हैं, नई जो इसके पीछे जो रिसर्च की जा रही है उसके आधार पर बहुत सारे a list of risk factors may be significantly longer and quite surprising. कुछ ऐसे भी
कारण हो सकते हैं जो हमें बहुत ही सरप्राइज कर दे कि इस वजह से भी हार्ट अटैक हो रहा है, ऐसा हो जाए। स्टैटिक्स रिवील दैट हार्ट अटैक रेट इंक्रीजेज, और जो स्टैटिक्स है वो रिवील कर रहे हैं, मतलब वो खुलासा कर रहे हैं इस बात का कि हार्ट अटैक का जो रेट है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, मतलब हार्ट अटैक के जो पेशेंट्स हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, हार्ट अटैक से दिन प्रतिदिन लोगों की मृत्यु हो रही है। ठीक है, सिग्निफिकेंटली फॉर बोथ फीमेल्स एंड मेल्स इन द फ्यू डेज इमीडिएटली प्रिसीडिंग एंड फॉलोइंग देयर बर्थ डेज, एंड अनमैरिड मेन आर मोर एट रिस्क फॉर हार्ट अटैक देन देयर मैरिड काउंटर पार्ट्स। ठीक है, इसमें कह रहा है बोथ मोर मेल और फीमेल जो हैं वो लोग अपने बर्थडेज को घटाए जा रहे हैं। ठीक है, एंड अनमैरिड मैन, जो अनमैरिड मैन हैं वो हार्ट अटैक के उनके ऊपर ज़्यादा रिस्क है इन कंपैरिजन टू देयर मैरिड काउंटर पार्ट्स। ओके, तो अब हम लोग आइए इसके क्वेश्चन आंसर्स पे थोड़ा ध्यान दे देते हैं। ये तो पढ़ लिया हम लोगों ने। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैसेज इज द वर्ड पोटेंशियल कुड बेस्ट बी रिप्लेस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे ये जो पोटेंशियल है इसको रिप्लेस किस वर्ड से किया जाए, मतलब अगर आसान भाषा में बोले तो यहाँ पोटेंशियल का सिनोनिम पूछ रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल का मतलब भी होता है कि जो संभव हो सके वो। अब यहाँ देखते हैं संभव किसका मीनिंग है। प्राइमरी तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि प्राइमरी का मतलब प्राथमिक होता है। अननोन मतलब जिन्हें हम नहीं जानते हो, अज्ञात वैसा। हार्मफुल मतलब नुकसानदेह, और पॉसिबल का मतलब संभव, यानी कि यही सही आंसर होगा। ओके, सो लेट्स गो टू द सेकेंड क्वेश्चन। ये आप लोग ट्राई करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बेस्ट रिप्लेस द वर्ड रिवील। सेम है, जैसे उसमें पोटेंशियल का सिनोनिम पूछा था वैसे ही इसमें रिवील का सिनोनिम पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शंस ऐसे हैं, ऑब्जर्व, सो, एक्सप्लेन एंड मीन। तो बताइए क्या हो सकता है। अभी पैसेज डिस्क्राइब करते वक्त मैंने रिवील का मतलब बताया था। ठीक है, रिवील का मतलब क्या होता है? रिवील का मतलब होता है खुलासा करना। ठीक है, किसी चीज को सामने ले आना। तो ऑब्जर्व का मतलब तो खुद ही अवलोकन हो गया, तो ये रॉन्ग हो गया। अब शो का मतलब दिखाना, ये भी रॉन्ग हो गया। हाँ, ऑब्जर्व गलत हुआ, मगर शो इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि शो का मतलब भी हो गया कि उस चीज को दिखाना, और रिवील का मतलब भी हो गया कि खुलासा करना, मतलब सामने ले आना, प्रकट करने से। रिवील द सीक्रेट, किसी के सीक्रेट को सामने ले आना वैसे। ठीक है, सो टू शो समथिंग, किसी चीज को सामने लाकर दिखाना, तो शो इज द राइट ऑप्शन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर 8 to 9। रीड द पीस ऑफ पोइट्री केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब यहाँ पे क्या, जैसे इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास एक पार्ट ऑफ अ पैसेज था, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमें 2-3 क्वेश्चंस दिए गए थे। सिमिलरली यहाँ पर हमें एक पीस ऑफ पोइट्री दिया गया है, एक छोटा सा पोइट्री का पीस दिया गया है, और उससे हमें क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे। पहला क्या है, नहीं पहले ये पढ़ लेते हैं, ये समझा लेते हैं, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसके आधार पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका आंसर करेंगे। She lives in a garret, up a haunted stair, and even when she is frightened, there's nobody to care. She cooks so small a dinner, she dines on the smell, and even if she is hungry, there's nobody to tell. बहुत अच्छा पीस है ये पोएम का। अब बताते हैं यहाँ पे, She lives in garret। garret का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? garret का मतलब हो गया छत के ऊपर बना हुआ एक कमरा। ठीक है, मतलब लोग छत पर एक कमरा बनाते हैं शेड डाल के, उस टाइप का कमरा हो गया ये गैरेट। अप अ हाउंटेड स्टेयर, सीढ़ी के ऊपर छत होता है और वहां पर एक गैरेट होता है। वो अप अ हाउंटेड स्टेयर, सीढ़ी के ऊपर एक गैरेट बना हुआ है, मतलब एक कमरा बना हुआ है। एंड इवन व्हेन शी इज फ्राइटेंड, जब वो डरी हुई होती है वहां पर कोई नहीं होता है उसका केयर करने के लिए। ठीक है, शी कुक्स सो स्मॉल अ डिनर, वो बहुत ही कम खाना बनाती है। एंड सी डाइन्स ऑन द स्मेल, और इतना कम खाना बनाती है या खाना बनाती ही नहीं है कि वो जो है सो क्या, वो सिर्फ सूंघ करके ही अपना भोजन ग्रहण कर लेती है। ठीक है, एंड इवन इफ सी इज हंग्री, और अगर वो भूखी भी होती है, एक तो वो सी कुक सो स्मॉल अ डिनर, सी डाइन्स ऑन द स्मेल। अब इसमें अर्थ पहचानना है हमें। सी कुक सो स्मॉल अ डिनर मतलब कि वो खाना इतना कम बनाती है कि उसे सूंघ कर काम चलाना पड़ता है, सूंघ कर खाना खा लेती है। इट मीन्स वो खाना शायद नहीं बनाती है। आगे पढ़ते हैं, समझ में आएगा। एंड इवन इफ सी इज हंग्री, और अगर उसे भूख लगती भी है तो देयर इज नो बडी टू टेल, वहां पर कोई भी नहीं है जिसे कि वो अपनी यह बात बता सके कि यस सी इज हंग्री। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चंस।
द लाइन सी डाइन्स ऑन द स्मेल मीन्स, सी डाइन्स ऑन द स्मेल मीन्स क्या होता है, आप लोग ट्राई कीजिए. सी ईट्स वेरी लिटिल, हर फूड इज स्टेल, सी डिसलाइक्स द स्मेल ऑफ हर फूड, सी डिसलाइक्स द फूड, हर फूड इज स्टेल, स्टेल का मतलब बासी होता है, बासी. सी डिसलाइक द स्मेल ऑफ द फूड, उसे अपने खाने का स्मेल बिल्कुल नहीं पसंद है अपने फूड का. सी डिसलाइक्स द फूड, उसे फूड भी नहीं पसंद है. और इसके पहले हमारे पास था सी ईट्स वेरी लिटिल, वो बहुत कम खाती है. ट्राई कीजिए. यस, इसका करेक्ट आंसर होगा सी ईट्स वेरी लिटिल. ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं हम लोग. द वुमेन डिस्क्राइब्ड इन द पोएम इज, अब ये जो पोएम मैंने आपको बताया इसमें जो वुमेन डिस्क्राइब की गई है, मतलब जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये पोएम बताया गया है, वो लेडी आप लोगों को कैसी लगी, मतलब वो जो शी का कैरेक्टर था वो आप लोगों को कैसा लगा. ब्रेव था, हेल्पलेस था, सैड एंड लोनली था, लोनली थी या डिसअपॉइंटेड थी, क्या थी? ट्राई कीजिए. ट्राई कीजिए. ब्रेव मीन्स बहादुर, हेल्पलेस मीन्स लाचार, सैड एंड लोनली, सैड एंड लोनली, यस, वो सैड एंड लोनली थी, वो उदास और अकेली थी क्योंकि नो बडी टू केयर एंड नो बडी टू टेल, ऐसा वहां पर में लिखा हुआ था. तो यानी कि वो लोनली थी, सैड थी और लोनली थी. आगे देखते हैं. न्यू टेक्नोलॉजी इज बिकमिंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सोशल फैब्रिक. दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द क्लासरूम व्हेन स्टूडेंट्स आर, जो नया टेक्नोलॉजी आ गया है आजकल, न्यू टेक्नोलॉजीज जो है जिसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारे लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट मीन्स अभिन्न हिस्सा, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट बन गया है. और ये हमें हमारे क्लासरूम के माहौल में कब झलकता है, कब दिखाई देता है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है. व्हेन स्टूडेंट्स आर, जब स्टूडेंट्स क्या करते हैं बताइएगा. एक्टिवली सर्चिंग फॉर आंसर्स यूजिंग कंप्यूटर्स, जब स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा आंसर कंप्यूटर पर, हर क्वेश्चन का आंसर कंप्यूटर पर एक्टिवली सर्च करते हैं. यूजिंग अ वाइट बोर्ड, यूजिंग अ प्रेजेंटेशन, जब स्टूडेंट्स वाइट बोर्ड का यूज़ करते हैं एक प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने के लिए. थर्ड है ऑन फ्रीक्वेंट फील्ड ट्रिप्स फॉर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, वो फ्रीक्वेंट फील्ड ट्रिप्स पर जाते हैं ताकि वो जो एक्सपीरियंस है उन्हें वहाँ जा करके मतलब ग्रहण कर सकें. और फोर्थ है नैरेटिंग ड्यूरिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देते वक्त वो क्लास को समझा रहे होते हैं. इन चारों में से सबसे ज़्यादा पूछा गया ना, दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द क्लासरूम, ये जो टेक्नोलॉजी हमारे इंटीग्रल पार्ट बन रहा है वो क्लासरूम में कब रिफ्लेक्ट होता है ये बताइए. अब इसमें ये तो बिल्कुल नहीं होगा वाइट बोर्ड वाला ऑप्शन, क्योंकि वाइट बोर्ड पे ये ज़रूरी नहीं है कि वाइट बोर्ड पे हम किसी भी तरह के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें. विदाउट टेक्नोलॉजी भी वाइट बोर्ड पर टीचर्स और स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं. ऑन फ्रीक्वेंट फील्ड ट्रिप्स फॉर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ टेक्नोलॉजी की बात की गई है. और फर्स्ट हैंड विजिट पर हम टेक्नोलॉजी को कैसे एक्सप्लोर करेंगे, मतलब टेक्नोलॉजी का वहाँ कोई यूज़ नहीं है. अब ऑप्शन नंबर ए एंड डी, तो ऑप्शन नंबर ए इज मोर एक्यूरेट, एक्टिवली सर्चिंग फॉर आंसर्स यूजिंग कंप्यूटर्स, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट अभिन्न हिस्सा बन गया है. तो अभिन्न हिस्सा हमारा जब बन गया है तो हम फ्रीक्वेंटली क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का आंसर जानना है हमें गूगल करते हैं, ठीक है. तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा आपका. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल राइटिंग अ स्टूडेंट्स फाइंड डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग हिज और हर व्यूज clearly due to lack of vocabulary, a possible solution would be which of the following. लिखते वक्त while writing यानी कि लिखते समय a student finds difficulty, एक स्टूडेंट है वो डिफिकल्टी मतलब उसको महसूस होता है, परेशानी कठिनाई होती है expressing his or her views clearly due to lack of vocabulary. स्टूडेंट कुछ लिख रहा है और उसे बहुत ही कठिनाई हो रही है. किस चीज़ में कठिनाई हो रही है? अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको डिस्क्राइब करने में, जो भी वो लिख रहा है उसको डिस्क्राइब करते वक्त अपने व्यूज को, अपने थॉट को एक्सप्रेस करने में उसे प्रॉब्लम हो रही है. प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ वोकेबलरी, उसका वोकेबलरी जो है वो स्ट्रांग नहीं है. ठीक है, क्यों स्ट्रांग नहीं है? अ पॉसिबल सॉल्यूशन वुड बी विच ऑफ द फॉलोइंग. अब स्ट्रांग नहीं है तो पक्का है, इसका पॉसिबल सॉल्यूशन इसमें से क्या हो सकता है? उसका वोकेबलरी को इनहेंस कैसे किया जाए, वोकेबलरी को स्ट्रांग कैसे किया जाए, आप बताइए इसमें से ऑप्शन पढ़ती हूँ मैं. ऑप्शन गिव अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स विथ मीनिंग्स टू लर्न एंड यूज, ये है. फर्स्ट में है कि आप स्टूडेंट को
एक वर्ड मीनिंग का एक लिस्ट दे दीजिए और उसे याद करके उसका इस्तेमाल करने के लिए बोलिए। सेकेंड है कंडक्ट स्पेशल क्लासेस टू प्रैक्टिस राइटिंग विद पीरियडिक वर्ड डिक्टेशंस एंड ड्रिल्स। स्पेशल क्लास आप अरेंज करवाइए उसके स्पेलिंग जो वर्ड डिक्टेशन के ऊपर काम करने के लिए, इन्हांस करने के लिए उसको। मोटिवेट द स्टूडेंट टू रीड मोर स्टोरी बुक्स एंड द टीचर शुड टेक इनफॉर्मल फीडबैक अबाउट न्यू वर्ड्स एनकाउंटर। हाँ ठीक है, स्टूडेंट को मोटिवेट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी बुक्स पढ़ने के लिए, क्योंकि स्टोरी बुक्स में बहुत सारे वर्ड आएंगे अलग अलग तरह के। एंड द टीचर शुड टेक इनफॉर्मल फीडबैक, और टीचर को फिर उसके बारे में फीडबैक भी लेना चाहिए अबाउट न्यू वर्ड्स एनकाउंटर्ड। जो वो स्टोरी पढ़ा उसमें उसको कौन कौन से नए नए शब्द मिले उसके बारे में वो अपने टीचर से चर्चा परिचर्चा करें। फोर्थ है चेंज द टॉपिक टू सूट द स्टूडेंट्स एबिलिटी। उसको जो लिखने में प्रॉब्लम हो रहा था वो टॉपिक को ही चेंज कर दीजिए और ऐसा टॉपिक दीजिए जिसमें स्टूडेंट को लिखने में वोकैबुलरी वाली प्रॉब्लम ना आए। तो आप लोग ट्राई कीजिए, इसमें राइट आंसर क्या होना चाहिए? यस, यू आर राइट। मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू रीड मोर स्टोरी बुक्स। स्टोरी बुक्स को पढ़ने के लिए स्टूडेंट को मोटिवेट किया जाए और स्टूडेंट्स फिर उसके अंदर से कठिन शब्दों की एक सूची बनाकर अपने टीचर से बात करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन स्टूडेंट्स वर्क इन पेयर्स और ग्रुप दे जस्ट एंड अप चैटिंग इन देयर ओन लैंग्वेज, दिस कैन बी ओवरकम या मॉनिटर्ड बाय। जब स्टूडेंट ग्रुप में काम करते हैं, ग्रुप में किसी भी तरह का प्रोजेक्ट को सॉल्व कर रहे होते हैं या पढ़ाई का कोई काम ग्रुप में बैठकर कर रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो चैटिंग करते हैं इन देयर ओन लैंग्वेज, वो अपनी भाषा में बातचीत करने लग जाते हैं। दिस कैन बी ओवरकम या मॉनिटर्ड बाय। इसे कैसे मॉनिटर किया जाए, इसे कैसे ओवरकम किया जाए, मतलब इससे कैसे छुटकारा पाएं। ठीक है, सो ऑप्शन पढ़ते हैं। इंक्रीजिंग द डिफिकल्टी लेवल ऑफ टास्क। जो टास्क स्टूडेंट्स को दिया गया है करने के लिए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को, उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दीजिए। सेकेंड है इंस्ट्रक्शंस फॉर द टास्क एंड ऑब्जेक्टिव्स टू बी मेड क्लियर फर्स्ट। इंस्ट्रक्शंस फॉर द टास्क एंड ऑब्जेक्टिव्स टू बी मेड क्लियर फर्स्ट। जो टास्क दिया गया है उसमें क्या क्या काम करना है, उसके ऑब्जेक्टिव को पहले आप क्लियर कर लीजिए, मतलब उसके उद्देश्य को पहले क्लियर करिए कि उसमें क्या क्या काम करना है। उसके लिए जो ऑब्जेक्टिव क्लियर कीजिए, उसको इंस्ट्रक्शन दीजिए स्टूडेंट्स को। थर्ड में क्या है, गिविंग एन एसे टास्क सो दैट दे मे चैट लेस। अब जो उनको काम दिया गया है उन्हें एक ऐसे टास्क दे दीजिए ताकि वो कम बातचीत करें। राइटिंग नोट्स ऑन द बोर्ड सो दैट दे विल नॉट यूज LI। और नोट्स लिखिए बोर्ड पर। तो अब आप लोग ट्राई कीजिए, इसमें कौन सा सही आंसर हो सकता है? यस, यू आर राइट। इंस्ट्रक्शंस फॉर द टास्क एंड ऑब्जेक्टिव्स टू बी मेड क्लियर फर्स्ट, यही सही आंसर होगा कि आप स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट बात करें क्योंकि उन्हें वो काम समझ में नहीं आया होगा, हो सकता है वो किसी और विषय पर भी बात कर रहे हो, बट ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उन्हें वो आप जो टास्क दिए हैं वो टास्क उन्हें समझ में नहीं आया हो। तो उन्हें क्या करना है, उन्हें जो आप टास्क दिए हैं उसके रिगार्डिंग जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पहले आप स्टूडेंट्स को क्लियर कर दीजिए। लाइक ये टॉपिक है, नहीं इसमें ये करना, ये करना, ये करना, ये करना है, उसके बाद वो शायद अच्छे से काम कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अथॉरिटीज had already made their choice, the interview was only an I was, select the meaning of underlined idiom। अब ये एक idiom है और इसका मतलब पूछा जा रहा है। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग इसका idiom का आंसर ट्राई कीजिए। 13 का C होगा, यानी कि डिसेप्शन, यानी कि धोखा देना। ठीक है, द अपोजिट ऑफ द वर्ड एलिमिनेट। एलिमिनेट का अपोजिट क्या होगा? एलिमिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ को छांटना, छांट के अलग कर देना, वैसा वाला एलिमिनेट। इंक्लूड, एरेडिकेट, रिमूव, बैनिश। तो बताते हैं, इंक्लूड का मतलब होता है सम्मिलित कर लेना, एरेडिकेट का मतलब होता है उखाड़ कर फेंक देना, रिमूव का मतलब भी होता है हटा देना, और बैनिश का मतलब होता है रोक लगा देना। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा इंक्लूड। ठीक है, एलिमिनेट मीन्स हटा देना और इंक्लूड मीन्स उसको जोड़ लेना, उसमें सम्मिलित कर लेना। द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड विम्सिकल इज। विम्सिकल का ऑपोजिट क्या होगा? विम्सिकल वैसे व्यक्ति को कहते हैं जो सनकी होता है, एक वर्ड आता है ना सनकी व्यक्ति है, तो विम्सिकल मीन्स सनकी। अब इसमें से उसका राइट ऑप्शन क्या होगा, आप लोग ट्राई कीजिए। यस, स्टेड। स्टेड मीन्स होता है शांत, तो विम्सिकल का जो सही ऑपोजिट मीनिंग है वो होगा स्टेड। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। क्लास इज ओवर नाउ। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।